हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ अपने टॉपिक को लेकर अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं पिछली बार आपको टॉपिक पढ़ा रहा था भारतीय संसद, जिसके मैंने आपको भारतीय संसद के बारे में बता दिया था कि भारतीय संसद क्या होती है। भारतीय संसद को मैंने बताया था कि हमारे देश में एक केंद्रीय व्यवस्थापिका है, केंद्रीय विधायिका है, जिसका काम कानूनों का निर्माण करना है। मेन काम उसको केंद्रीय व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। मैंने ये भी बता दिया था कि उसके 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। ये मैं आपको करा चुका हूँ। अब मैं आपको कराने वाला हूँ कि संसद में एक्चुअली क्या काम करती है या उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, जो उनकी शक्तियाँ हैं वही वो काम करती है, जो वो काम करती है उसके पास उन्हें शक्तियों के रूप में ही हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ उसके कार्य या शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली जो शक्ति होती है इसकी वो होती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का मतलब क्या है? विधायी से मतलब होता है विधायन। विधायन मतलब विधायी का असली मतलब क्या होता है? क्या? कानून। ठीक है, विधायन का मतलब होता है कानून बनाना। ठीक है, तो उसका असली काम क्या है? विधायी शक्तियां। विधायी मतलब कानूनों को बनाना, विधायन करना, कानूनों को बनाना, कानूनों का निर्माण करना। तो जो भारतीय संसद है वह है संघ सूची के जितने भी विषय हैं, संघ सूची मतलब हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, इन सब में अलग अलग विषय रखे हुए हैं। मूल जो संविधान था उसमें संघ सूची में 97 विषय थे। ठीक है, इन 97 विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसको था? भारतीय संसद को। ठीक है, तो ये संघ सूची के जो विषय होते हैं आज ये बढ़कर 100 से ज्यादा हो गए हैं, 100+ हो गए हैं। तो ठीक है, इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है, संघ सूची में कानून बनाने का जो अधिकार है, विधायी शक्ति का मतलब है कानून बनाने की शक्ति। तो इन विषयों पर संघ सूची में शामिल जितने भी विषय हैं, जैसे कि रेलवे से कोई संबंधित कोई कानून बनाना है, और रेलवे के अलावा विदेशों से संबंध कैसे रहेंगे ऐसा कोई कानून बनाना है, या डाक सेवा से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, या जहाजरानी मतलब शिपिंग या एविएशन से रिलेटेड, जैसे कि जो कि सेवा होती है, एविएशन सेवा जिसे कहते हैं हवाई सेवा, या जहाज, पानी के जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई कानून बनाना है। तो ये जो 100+ विषय है इसी के अंदर ये सारे विषय आते हैं। तो यहाँ पर संघ सूची के अंदर के ये सारे विषय हैं। तो इन विषयों से इनसे रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो उस कानून को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय संसद की, क्योंकि संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? भारतीय संसद। एक और सूची है यहाँ पे राज्य सूची। ठीक है, इसके अंदर भी जितने विषय हैं, पहले इसके अंदर 47 विषय थे, अब शायद ये 52 के आसपास हो गए हैं। तो इन विषयों पर कानून बनाने के जो अधिकार होते हैं, राज्य सूची पर जो कानून बनाने के अधिकार होते हैं वो भारतीय संसद के पास नहीं है। वो किसके पास होते हैं? राज्य की जो सरकारें होती हैं। तो राज्य में क्या होता है? विधानसभा। अब मान लो राजस्थान में किसी राज्य सूची के जो विषय होते हैं उसमें कानून बनाना है, इसको राजस्थान को। तो राजस्थान की जो राज्यसभा है, राज्य विधानसभा है, जो राजस्थान विधानसभा है वो कानून बनाएगी किस पे? राज्य सूची के विषय पर। और ये कानून सिर्फ राजस्थान में लागू होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की अलग विधानसभा है, और जब उसे उत्तर प्रदेश के लिए कानून बनाना होगा तो वह अलग से कानून बनाएगी। यानी कि राजस्थान की विधानसभा सिर्फ राजस्थान के लिए बनाएगी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बनाएगी, जिसका वर्णन राज्य सूची में कर दिया गया है। यानी कि सभी राज्यों के लिए सेम यही राज्य सूची है। इसी राज्य सूची में जितने भी विषय हैं 52, उन विषयों पर ये कानून बना लेंगे ये वाले राज्य।
और संघ सूची पर कौन कानून बनाएगा? भारतीय संसद। ठीक है, समवर्ती सूची पर तीसरी सूची क्या है? तीसरी लिस्ट कौन सी है? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र को भी है। ठीक है, केंद्र मतलब भारतीय संसद और राज्य मतलब राजस्थान विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, हरियाणा विधानसभा या अन्य राज्य की विधानसभा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका असली काम क्या है? कानूनों का निर्माण करना। और जो भारतीय संसद जो कानून बनाती है संघ सूची पर, ये सारे विषय जिन पर कानून केंद्र भारतीय संसद बनाती है, ये पूरे के पूरे देश में लागू होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर? पूरे देश में। राजस्थान विधानसभा जब कोई कानून बनाती है राज्य सूची के अंदर, तो वैसे राजस्थान में लागू होगा, उत्तर प्रदेश बनाएगा तो उत्तर प्रदेश में लागू होगा। लेकिन जब संघ सूची पर कौन कानून बनाएगा? भारतीय संसद, तो पूरे देश में लागू होगा। विधानसभा में अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाएगी तो पूरे देश में लागू होगा। इवन भारतीय संसद कुछ विशेष स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। मैंने कल आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि राज्यसभा के पास एक अनन्य शक्ति है, किसकी? 249 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। जब वह उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, तब भारतीय संसद उस पर कानून बना सकती है 1 साल के लिए। ठीक है, तो भारतीय संसद बहुत पावरफुल है, राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। विशेष परिस्थिति में या आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, या अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ठीक है, तब भी कानून बना सकती है राज्य सूची पर। और संघ सूची पर तो वैसे ही बनाती है नॉर्मली, और समवर्ती सूची पर भी बना सकती है, क्योंकि यहाँ राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। इनके अलावा मान लीजिए यहाँ 100 विषय हैं या 47 विषय हैं और यहाँ पर भी कुछ विषय हैं, तो उन विषयों को सबको मिलाकर भी कुछ ऐसा विषय जो इनमें शामिल नहीं है, उसे रखते हैं हम अवशिष्ट शक्तियों के रूप में। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट मतलब बची कुची शक्तियां जो कहीं भी शामिल नहीं है, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है? भारतीय संसद का। तो भारतीय संसद उन पर भी कानून बनाती है। तो इसका मतलब है भारतीय संसद का बहुत बड़ा एरिया है जिसका काम कानूनों का निर्माण करना है। बहुत बड़े क्षेत्र तक तो भारतीय संसद कानूनों का निर्माण करती है। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट कह रहा है वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां का मतलब फाइनेंशियल पावर। ठीक है, कौन सी पावर? फाइनेंस। फाइनेंस की जो पावर होती है, देखिए जो संसद होती है उसके पास फाइनेंस की पावर इसलिए होती है क्योंकि जो संसद के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। जनता स्वयं तो शासन करती नहीं है, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। और चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? संसद के सदस्य। और संसद के सदस्य जो होते हैं वह सरकारी वित्त पर नियंत्रण रखते हैं। सरकारी वित्त पर नियंत्रण रखते हैं, मतलब एक तरीके से ध्यान रखते हैं कि पैसे की बर्बादी ना हो, पैसे का कोई उल्टा सीधा इस्तेमाल ना हो। तो इसलिए संसद का एक और कार्य है, क्या है? वार्षिक बजट की स्वीकृति देना, ठीक है, या पास करना। ठीक है, बजट पास करना। आपको पता है बजट किसे कहते हैं? बजट प्रत्येक वर्ष के लिए खर्चे और आय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? बजट। प्रत्येक वर्ष का देश का जितनी भी आय होनी है और जितने भी खर्चे होने हैं उनका जो लेखा जोखा होता है उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इस बजट को पास करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है। तो इस प्रकार से संसद के पास बहुत इंपॉर्टेंट वित्तीय शक्ति है। और तुम्हें पता है वित्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए। उसकी आत्मा होती है, उसकी जान होती है। वो एक शरीर में जान का कार्य करता है वित्त, पैसा। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए संसद को इस पावर दी गई है कि वह वित्त पर कंट्रोल करके रखे, पैसे पर कंट्रोल करके रखे, उसको गलत इस्तेमाल ना होने दे। ठीक है, तीसरा है
संविधान संशोधन की शक्तियां। संविधान संशोधन की शक्तियां। आपको पता है हमारे देश में एक संविधान है जिसका निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा ने निर्माण किया था, ठीक है, याद है ना आपको। इस संविधान को निर्माण किया था जब इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, नहीं थी। अब कितनी अनुसूचियां हैं? 12 कैसे हुई? संशोधन किया गया किसमें? संविधान में, यानी कि संविधान में कुछ बदलाव किए गए। संशोधन मतलब बदलाव किए गए और 4 सूचियां और जोड़ दी गई। अब कितनी हो गई? 12, ठीक है, क्लियर। अब ये 12 सूची किसके जरिए जोड़ी गई? संविधान के संशोधन के द्वारा। संविधान में क्या किया? संशोधन किया, तो बदलाव किया। तो ये बदलाव, ये संशोधन किसने किया? ये किया संसद ने, क्योंकि इसकी पावर किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। और इसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार संशोधन किया जाएगा, इसका वर्णन 368 नंबर के अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 368 में कर दिया गया है, इसमें बता दिया गया है कि संसद में संविधान में संशोधन की 2 प्रक्रियाएं हैं और उन दोनों प्रक्रियाओं को किसके द्वारा? संसद के द्वारा पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रशासनिक शक्तियां। कौन सी शक्तियां? प्रशासनिक शक्तियां। देखो, भारतीय शासन प्रणाली में हर विभाग का, हर प्रशासनिक विभाग का एक प्रमुख होता है, ठीक है। ये प्रमुख 2 प्रकार से होते हैं, एक राजनीतिक प्रमुख और दूसरा प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है। यानी कि प्रशासनिक जो प्रमुख होता है, मान लीजिए मैं बात करता हूं किसका? गृह विभाग का। गृह विभाग कह लो या गृह मंत्रालय कह लो, ठीक है, क्या कह लो? होम मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री का जो मंत्री होता है वह कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। होम मिनिस्ट्री का जो गृह मंत्री होता है वो कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। और यह कौन आज के समय में? अमित शाह। देखो, गृह मंत्रालय से रिलेटेड जो भी गृह मंत्रालय के अंदर जो भी विभाग आते हैं उनसे संबंधित कोई भी डिसीजन लेने के लिए और उन निर्णयों का जो प्रभाव होगा उसके लिए उत्तरदायी कौन कहलाएगा? अमित शाह। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री का जो प्रमुख है वह कौन है? अमित शाह। लेकिन ध्यान रहे, ये कौन है? राजनीतिक प्रमुख है। लेकिन इसके नीचे, अमित शाह के नीचे प्रशासनिक प्रमुख भी होता है जो सही मायनों में पूरी होम मिनिस्ट्री को चलाता है, और वो होता है कौन? सचिव। एक IAS रैंक का अधिकारी, सीनियर IAS रैंक का अधिकारी होता है और वो सचिव इस पूरे के पूरे विभाग को चलाता है। इसलिए वह क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। किसका? होम मिनिस्ट्री का। और राजनीतिक प्रमुख अमित शाह। लेकिन संसद में जब जवाब देने की बारी आती है, मैंने कहा ना अमित शाह जिम्मेदार है हर बात के लिए, तो उसकी जवाबदेही का कहां पर सामने आएगी? संसद में सामने आएगी। मान लीजिए अमित शाह ने कोई भी डिसीजन लिए हैं सचिव के कहने से या ना कहने से, जैसे भी कोई डिसीजन लिए हैं होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड, पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है, CRPF वगैरह, मान लीजिए उनसे संबंधित कोई डिसीजन लिया और कुछ गड़बड़ हो गई है, तो जवाबदेह कौन होगा? अमित शाह होगा। जवाब कहां देना पड़ेगा? उसे संसद में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार किसका है? जनता का। और जनता किसके माध्यम से सवाल पूछेगी? अपने सदस्यों के माध्यम से, निर्वाचित सदस्यों, प्रतिनिधियों के माध्यम से। और प्रतिनिधि कहां बैठेंगे? उसके संसद में। तो संसद अमित शाह से जवाब मांगेगी। तो एक प्रकार से प्रशासनिक शक्तियां हैं किसके पास? संसद के पास। वह अमित शाह के जरिए प्रशासन पर कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी दी गई है, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा
कुछ अर्धन्यायिक शक्तियां भी हैं। अर्धन्यायिक शक्तियों में जैसे कि महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को महाभियोग की प्रक्रिया के थ्रू हटाना, मतलब उनको प्रक्रिया को महाभियोग नहीं कहते लेकिन प्रक्रिया महाभियोग जैसी ही होती है। तो ये अर्धन्यायिक शक्तियां भी होती हैं। तो कुल मिलाकर उनके पास विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, संविधान संशोधन शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति और इसके अलावा छठी अर्धन्यायिक शक्तियां भी होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये शक्तियां आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अगले दिन से। ठीक है, थैंक यू।